बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं पहले कि हम इसको देखने क्यों लगे, इसको पढ़ने क्यों लगे हैं। तो हमने इससे पहले जो अपना टाइम स्पेंड किया है वो हमने पहले तो हमने ट्रीज देखे थे जिसमें हमने बाइनरी सर्च ट्री को स्टडी किया था। फिर हम उस ट्रीज से ग्राफ्स की तरफ आए थे और हमने ये कहा था कि ट्रीज में तो आपके पास एक नोड है और उसके जो है वो चिल्ड्रन जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। बीएसटी में दो एग्जिस्ट कर सकते हैं, वैसे जनरली जितने मर्जी हो सकते हैं। तो ग्राफ के स्पेसिफिक केस में हमने कहा था कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास साइकिल्स हो सकते हैं, हमारे पास लूप्स हो सकते हैं। इसमें कोई रूट नोड नहीं होती जबकि ट्रीज में रूट हो सकते हैं और इसी तरह से मल्टीपल इसकी डिफरेंसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब ग्राफ्स का फायदा क्या था, हमने कहा था कई ऐसी चीजें जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और जैसे राउटर्स हैं हमारे, वो इंटरनेट जो आपके पैकेट्स हैं उन्होंने एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाना है तो वो आपस में काफी जो है ना वो कनेक्शंस उनके मौजूद होते हैं। तो जब इस तरह की पर्टिकुलर एग्जांपल्स आ जाएंगे, प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो वहां पे इसको ट्री के तरीके से शो करने के बजाय जो प्रेफरेबल अप्रोच होती है वो होती है कि जो समझ में आती है, जो ज्यादा बेहतर देखने महसूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसको हम ट्री की शक्ल में एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये जो है वो टू वे ग्राफ है यानी अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो इस सेम चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए जो है वो ए के जो चिल्ड्रन है यानी ए जिनसे कनेक्टेड है वो बी और सी से है, जबकि बी आगे फर्दर किसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, वो ए के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है और बी सी के साथ भी कनेक्ट हुआ हुआ है। सिमिलरली सी जो है वो ए के साथ सी के चिल्ड्रन में आते हैं और सी के चिल्ड्रन में जब वो बी भी आता है तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि इस चीज को समझना और इस चीज को देखना ये ज्यादा जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आ रही है वो ये है। इसी तरह से एल्गोरिथम्स भी जो है वो ट्री के ऊपर जो डिवाइस होते हैं और ग्राफ्स के लिए भी जो है ना वो स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स डिवाइस होते हैं। तो आज जो हमने ये देखना है कि जी ग्राफ्स जब हमने देखा, हमने ट्रिवर्सिंग ट्रीज के ऊपर भी देख ली थी बीएफएस और डीएफएस। हमने ये भी देख लिया था कि बीएफएस और डीएफएस को ग्राफ्स के ऊपर भी जब चलाया जाता है तो उनका बिहेवियर जो है वो क्या होता है। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में अब ये देखेंगे कि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो किस तरह से फाइंड आउट करना है। रूट ए से या कोई भी सोर्स वन से डेस्टिनेशन तक जो सबसे छोटा रास्ता है वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है ग्राफ के ऊपर। यानी मल्टीपल नोड्स हों और वो आपस में कनेक्टेड हों और आपको ये कह दिया जाए कि इस नोड से इस तक जाना है, अब ये बता दे कि किस रास्ते से हो के जो है ना वो यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। तो वो जो एल्गोरिथम है जो हम पढ़ेंगे जिसको डायजेस्ट्रा बोलते हैं उसको हम आज बेसिकली देखेंगे। तो हमने जैसे बता दिया कि हमने पहले ग्राफ्स के मुतालिक देखा था, फिर हमने डीएफएस देखा है, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने बीएफएस को देखा। लेकिन इन दोनों केसेस में जो हमारे ग्राफ्स थे वो अनवेटेड थे। इसका मतलब ये है कि जो दो नोड्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं तो ये जो लिंक है, इस लिंक और जो किसी और नोड के साथ वो कनेक्टेड है, इन दोनों लिंक की जो अहमियत है वो इक्वल है। कोई ऐसी बात नहीं कि इसको फोकियत ज्यादा है। इस रास्ते को अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप यहाँ से कोई रास्ता पिक करना चाहते हैं तो दोनों रास्तों की फोकियत जो है, जो अहमियत है वो एक जैसी है। तो या ये कहें कि कोई अहमियत यानी कि कोई आपको इंडिकेशन नहीं है कि आपको इधर ज्यादा बेहतर है जाना या इधर है ज्यादा बेहतर जाना। तो अगर हम इसको कोई वेट्स असाइन कर देते हैं, जैसे मे बी इसको वेट 0.4 असाइन हुआ हुआ है, इसको 0.7 असाइन हुआ हुआ है, तो उसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर जो लिंक है उसकी वेट जो है वो ज्यादा है बनस्बत इसके कि जो दूसरा लिंक है। तो इस तरह के ग्राफ्स को हम वेटेड ग्राफ्स बोलते हैं। अब ये जो वेटेड ग्राफ्स हैं, इन्हीं अगर ग्राफ आपके उसमें वेट्स एग्जिस्ट करते हैं तो तभी जो है वो डाइजेस्ट्रा का एल्गोरिदम अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सो ग्राफ्स की अहमियत कहाँ पे आती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जब भी हम नाम लेते हैं तो आपके जहन में आता होगा कि जो आपके गूगल मैप्स हैं कि आपको ये पता चल जाए कि आप अगर इस जगह पे खड़े हुए हैं तो यहाँ से आपने यहाँ पे पहुंचना है। तो सबसे छोटा रास्ता चाहे गलियों से होते हुए वो गूगल किस तरह से फाइंड आउट करता है, तो ये आपके जहन में अक्सर चलता होगा। तो उसमें मल्टीपल एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें से एक जो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम
हर एक लोकेशन को एक नोड कर समझ लें, और वो नोड्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं जो कि रास्तों के तहत कनेक्टेड हैं। जैसे ये पर्टिकुलर ये जो है नोड, ये इस नोड के साथ इस रास्ते के थ्रू कनेक्टेड है, तो इस तरह से हम इसके दरमियान में लिंक्स एस्टेब्लिश करके ग्राफ्स जो हैं वो बना सकते हैं। और ये जो ग्राफ्स हैं फिर इसके ऊपर ट्रेवर्सिंग करके हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास मल्टीपल लोकेशंस हैं, और इस लोकेशन में आप जो है वो यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में आप खड़े हुए हैं और यहाँ से आपने कहीं जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले कि आपको ये पता हो कि ये आपस में किस रास्तों के थ्रू कनेक्टेड है। तो इस तरह से आपस के लिंक्स अगर आपको पता हो तो हम फिर मालूम कर सकते हैं कि कौन सी रोड से होके जो है ना वो किस तरह से हमने जाना है। तो अगर वो सारा बैकग्राउंड इरेज कर दें तो ये रह जाते हैं, यानी हमने सिर्फ नोट्स बना लिए हैं और उनके लिंक्स ले लिए हैं, बाकी सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमने कहा है कि हमें ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। अच्छा, आप ना पॉज करके ये सोचेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि आपने गेट से जो है वो यूनियन तक जाना है, तो फिर आप किस रास्ते के थ्रू जाएंगे और आपके पास जो है वो कौन सा एल्गोरिदम है वो आप एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप गेट से इधर डिश से होते हुए पैकेट से होते हुए डिश से होते हुए यूनियन तक पहुंचे, फिर इसी तरह से आप गेट से डिश तक जाएं और फिर आप इस तक जाएं, और इसी तरह से आप यहाँ से गेट से पैकेट से डीएस से फिर यूनियन की तरफ जाएं। तो ऑप्शंस तो काफ़ी हैं। अगर हम बीएफएस एल्गोरिथम लेट्स से अज्यूम करते हैं कि आपने सिलेक्ट किया है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि पहले हम गेट्स के नेबर्स देख रहे होंगे जो कि हमारे पास है, डिश है और पैकेट है। तो जब हम इन दोनों को देखेंगे तो उसमें से कोई एक जब आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपने लेट्स से पैकेट को सिलेक्ट किया है, और पैकेट के आपने चिल्ड्रन एक्सप्लोर किए तो वो डीएस और डिश था। अभी हम इसलिए एक्सप्लोर करते जा रहे हैं क्योंकि हमारा सोल्यूशन जो है वो अभी नहीं मिला, हमें यूनियन तक नहीं पहुंचे। तो अगर हम डिश को फिर आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो डिश का क्योंकि एक ही नेबर था तो हम यूनियन तक पहुंचे, तो हमें यूनियन मिल गया तो हम यहीं रुक गए। और हमने बीएफएस के बेस पे फैसला कर लिया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो हमें पहली नोड मिलती है रास्ते में, वही उसका जो है ना वो बनता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से सोचें और देखें कि जो ये वाला रास्ता है क्या ये वाकई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, ऑल्दो आपको ये लिंक्स उस जगह पे ले आए हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर हम इसका डिस्टेंस चेक करें और वो डिस्टेंस इसके ऊपर अगर आपको शो करूं तो आप देखें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस टाइम पे गेट से पैकर्ड से डीएस से यूनियन जो है वो बन रहा है, जो कि बीएफएस से हमें नहीं मिल पाया, जो कि बीएफएस कहते हैं कि जो नोड रास्ते में पहले आती है वो हमें मिल गई है। तो हमें अब किसी और एल्गोरिदम को सोचने की जरूरत है कि जो हमें हमारा काम जो है वो करके दे दे। तो यही जो हमारी कॉस्ट है जिसकी बेस पे हम फैसला कर रहे हैं, अगर इसको आपने डिस्टेंस समझना आप इसको डिस्टेंस समझ लें, अगर आप इसको इसकी वो समझना चाहते हैं कि अहमियत इसकी ज़्यादा है, जैसे वन यहाँ पे पर्टिकुलर केस में वन की अहमियत ज़्यादा है 25 से, तो जब आप बात करेंगे गेट्स से आगे डिश या पैकेट में से रास्ता पिक करने की, तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैकेट के रास्ते से पड़ेगा यूनियन तक जाने का। तो इनको हम वेट्स कह देते हैं, यानी कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जितने भी होंगे ये आपका वेट हो जाएगा, और ये उस लिंक उस एज का वेट है। सो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि W जो है वो गेट्स से हॉस्पिटल जाने का जो वेट है वो इस टाइम पे 10 है, ठीक है। डाइजेस्ट्रा के पर्टिकुलर केस में हम सारे जो वेट्स हैं उसको नॉन नेगेटिव ही कंसिडर करते हैं, तो ये पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी 25 22 कहीं पे -1 वो नहीं मिलेगा हमें। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको कहा जाता है कि यू और वी के दरमियान में वेटेड ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो लेट्स से आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचे हैं, तो रास्ते में आपने जितने लिंक्स क्रॉस किए हैं उन सबको जब हम सम करेंगे तो वही उस रास्ते की जो है ना वो कॉस्ट बन जाएगी। सो जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर एस से टी तक आप गए हैं तो इस रास्ते की जो कॉस्ट है वो 25 है, ठीक है। इट इज सम ऑफ द वेट्स अलोंग द पाथ, रास्ते में चलते चलते जो भी वेट्स आएंगे वो। तो अब जो शॉर्टेस्ट होगा वो ज़ाहिर है वही पाथ होगा जो आपको मिनिमम कॉस्ट देगा, वेट्स को सम करके वही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में हम 3 नोड से होते हुए गए हैं, लेकिन इन सारी नोड्स को जब हम प्लस करेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है वो 5 है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो बन जाएगा।
इसी तरह से जो रिप्रेजेंटेशन में अगर हम ये कहें कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, सो इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय टी, और आप उसकी आर्ग्यूमेंट्स में यू और वी दो वर्टेक्स पास करते हैं, और ये आपको वो कॉस्ट बताता है जो कि उन दोनों के दरमियान में शॉर्टेस्ट पाथ के सिलसिले में होती है। सो मैं रीड कर देती हूँ कि डिस्टेंस डी from u to v between two vertices u and v is the cost of the shortest path between u and v। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ किसी भी, अगर मुझे कोई कह दे कि एस और टी का जाने का रास्ता है, उसकी जो कॉस्ट है वो बताएं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, 25 या 5, लेकिन मैं कहूंगी कि 5, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे कि हम ये करेंगे फिलहाल कि चूंकि ग्राफ दोनों तरह के हो सकते हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, तो सिर्फ हम रिप्रेजेंटेशन से बचने के लिए अभी जो है वो एरोस नहीं डाल रहे आसानी के लिए, लेकिन हम अज्यूम ये करेंगे कि ये जो जितने भी ग्राफ्स हम इस लेक्चर में देख रहे हैं वो डायरेक्टेड ग्राफ्स हैं, यानी कि अगर एस के बाद अगली नोड है तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही होगी, इसका जो 3 है और इसका 2 है। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ आसानी के लिए जो है वो एरोस नहीं डाल रहे। अच्छा, अब इसी तरह से अब जब डिस्टेंस अगर गेट से यूनियन तक की बात करें तो उसकी मिनिमम कॉस्ट 6 है, तो डी फ्रॉम गेट्स टू यूनियन जो है वो वैल्यू 6 होगी। तो अब अगर आप ये भी सोचें कि पॉज करके सोचें कि अगर गेट से यूनियन तक जाने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 6 है, तो इस लोकेशन से यूनियन तक जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्वियसली वो भी यही होगा, क्योंकि अगर दूसरा रास्ता आप इख्तियार करें तो वो तो 42 वैल्यू दे रहा है। लेकिन इससे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है ना वो आता है, जो हम आगे देखते हैं। सो क्वेश्चन ये है, बल्कि क्वेश्चन कह लें या लग ऐसे रहा है कि a सब पाथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है उसमें से आप कोई सब पाथ ले लेते हैं, यानी छोटा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। जैसे अभी हमने कहा, हमने एक डिफरेंट लोकेशन पिक की और हमने उसका जो है ना वो एड्रेस, उसका जो पाथ है वो आप पूछा कि उसकी कॉस्ट क्या होगी इन दोनों की। हमें ये पता थी कि गेट से यूनियन तक जाने की इतनी कॉस्ट है, तो लेकिन जो दूसरे पाथ की हमें जब हमने देखा तो हमें मालूम हुआ कि वो जो रास्ता गेट से यूनियन तक जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था वही पकार्ड से यूनियन जाने के लिए भी इस्तेमाल जो है वो हो सकता है। तो सब पाथ इज एक्चुअली ऑफ ए शॉर्टेस्ट पाथ, यानी अगर आपके पास कोई शॉर्टेस्ट पाथ हो, सबसे छोटा रास्ता हो किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का, तो उसमें से जब आप सिलेक्ट करेंगे कोई रास्ता तो वो भी शॉर्टेस्ट पाथ ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एस से टी तक के शॉर्टेस्ट पाथ है और अगर आपसे पूछा जाए कि एस से एक्स तक शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये हमारा क्लेम है ना कि हमने कहा कि शॉर्टेस्ट पाथ का सब पाथ भी शॉर्टेस्ट ही होगा, तो इसको ना कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। सो लेट्स सपोज कि एस से एक्स तक जाने का कोई और रास्ता भी हमारे पास मौजूद है जो कि ज्यादा शॉर्टेस्ट है, तो अगर एस से एक्स तक जाने का वो रास्ता ज्यादा छोटा है तो फिर हमारा पहला क्लेम फॉल्स हो जाता है कि एस से टी तक जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता एस से एक्स तक दूसरे रास्ते से है। तो इट मीन्स के ये वाला रास्ता जो ब्लू कलर में है ये ज्यादा सही है, क्योंकि एस से एक्स तक जाने के लिए ग्रीन कलर का रास्ता शॉर्टेस्ट था, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए था। तो ये तो उसी टाइम पे फिर हमारी जो है ना वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, और फिर हम इस बात पे मतलब सही कह रहे हैं, इसका मतलब कि अगर आपने शॉर्टेस्ट पाथ में से कोई सब पाथ लेते हैं तो वो भी शॉर्टेस्ट ही होगा। तो अब ये है कि डिस्टेंस अगर आपको किसी भी वर्टेक्स से सारे वर्टेक्सेस का पता हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता हो हर वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स तक जाने का, तो फिर आप आसानी फैसला कर सकते हैं कि आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। यानी अगर आपने गेट्स से बाकी सारी जो हमारे पास डेस्टिनेशन है, जितनी भी नोड्स हैं, उन सब तक जाने का रास्ता पता हो, तो फिर हम ये जान सकते हैं कि अगर मैं फैसला करती हूँ कि मैंने गेट्स से जो है वो हॉस्पिटल जाना, तो मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और डिश तक जाना है तो कैसे करना चाहिए। लेकिन ये है कि इमीडिएट डायरेक्ट डिस्टेंस, लेकिन अगर किसी रूट के थ्रू होकर जाना है तो वो फाइंड आउट करने के लिए फिर हमें एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब जरूरी नहीं इसके लिए आप टेबल का इस्तेमाल करें, आप किसी और डेटा स्ट्रक्चर में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया हुआ है कि इस तरह से हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो है ना वो सबके फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाना है, तब आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। पहली तो ये कि क्या पैदल जाना है, या बाइक पे जाना है, या अबर पे जाना है, बस मतलब किस रास्ते, या वॉक करनी है, किस रास्ते के थ्रू जाना है।
तो जो भी आपकी इसमें से प्रेफरेंस होगी, ठीक है, उसी के हिसाब से उसके वेट सेट होंगे। यानी जो वेट्स हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन योर चॉइसेस। यानी आप अगर वॉक कर रहे हैं तो हो सकता है वॉक के लिए जो ए से सी तक आपने पहुंचना है तो वो बी से रास्ता अडेप्ट करना बेहतर है अगर आपने वॉक करनी है। लेकिन अगर आपने बाइक पे जाना है तो हो सकता है कि ए से डायरेक्ट सी तक जाने का जो रास्ता है वो सही ऑप्शन हो इस टाइम पे। तो वेट्स जो है वो कोई भी बात हो सकती है जो आपका क्राइटेरिया होगा रास्ते को पिक करने का। इट कैन बी टाइम, इट कैन बी मनी, या हैसल। हैसल से मतलब ये है कि जहाँ रश वाले इलाके हैं आप उनको अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर आपके कौन से होंगे। अगर आप पेट्रोल की बचत करना चाहते हैं फिर क्या होगा। अगर टाइम की बचत करना चाहते हैं तो फिर कौन सी ऑप्शंस हैं। तो ये आपके वेट्स के क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क रूटिंग की एग्जांपल है कि अगर हमने इंफॉर्मेशन, आपका कंप्यूटर ये है, ठीक है, और आपने पैकेट सेंड करना है अपने एक्स वाई जी दोस्त को, इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो वो अब हवा से तो नहीं पहुंच जाएगी। वो बीच में मल्टीपल राउटर से होते हुए पता नहीं कितनी जगहों से करते करते जो है वो फाइनली आपकी जो दोस्त के कंप्यूटर तक जो है वो पहुंच जाएगी। अब इस पर्टिकुलर केस में जो रास्ता है, जो वेट्स हैं वो क्या होंगे, वो आपके पास यही होंगे कि कौन सी जो लाइन है वो इस टाइम पे ज्यादा मसरूफ है, कहाँ पैकेट्स ज्यादा आ रहे हैं, कौन से मतलब जिसको कहते हैं ना कि नेट इंटरनेट बैठ गया है या ज्यादा यूजर्स कनेक्ट हो गए हैं। तो जो लाइन ज्यादा मसरूफ है उनको छोड़ के क्या कोई और जो है वो पिक करनी है, या फिर लेंथ वाइज के कितना लंबा लिंक है, कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी बातें वेट्स के तौर पे जो है ना वो उनकी, या कॉस्ट के तौर पे हर लिंक के साथ जो है वो एसोसिएट हो सकती हैं। अच्छा, अब इस एग्जांपल पे वापस आते हैं जिसको हमने सॉल्व। चलें अब हम अपने असल मुद्दे की तरफ आते हैं। जो हमने समझना है वो ये कि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है गेट से हर नोड तक का। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता है कि लिंक्स कौन से हैं, नोड्स कौन से हैं, और उन लिंक्स की वेटेज क्या है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस पर्टिकुलर नोड से सारी नोड्स पे जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। जैसे हमने पीछे टेबल फिल किया था ना, अब उस टेबल को फिल करने का हमने तरीका जो है वो बेसिकली देखना है कि वो कैसे होगा। तो पहले तो ना अपनी इंट्यूशन से देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यूं समझ लें कि आपका पूरा ग्राफ जो है ना वो आपने जमीन पे फेंक दिया और वो लेट किया है। यानी सारी चीजें ना एक दूसरे के ऊपर गिर गई हैं, लेकिन ना धागे आपस में जुड़े हुए हैं। यानी गेट्स का जो नोड है वो डिश के साथ और डीएस और यूनियन और बाकी नोड्स के साथ जो कनेक्शंस थे ना वो एज इट इज है। और आप इसको बल्कि खुद भी घर में ट्राई कर लें। आपने कोई बीड्स ले लिए हैं और वो बीड्स आप ना इसी लिंक्स के हिसाब से ना इतने एक बीच में धागा लेके इनको जो है ना वो जोड़ लें, और जितने इसके साथ चीजें जुड़ती हैं उसको इस तरह से करके आपस में जो कनेक्शन है वो बना लें। तो इसको जो है ना जमीन पे रख दें इस तरह से ना, तो ये फैल जाएगा। फिर आप ये करें कि कोई भी नोड जो आपकी सोर्स है उसको आपने पिक करना है, और आपने इस ग्राफ को जो है ना वो हवा में उठाना है, उसको लिफ्ट करना है। यहाँ से पकड़े, हमने गेट से, हमारी सोर्स है ना, तो हम गेट से इसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम उठाएंगे तो हमें ये पता चल गया कि जब वो नोड हवा में बीट पूरा चला गया ना तो वो नोड वाला काम पूरा हो गया। अब हमने उससे और मजीद कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, हम उसको ग्रीन कर देंगे। अब हम उसको मजीद ऊपर उठाते हैं। तो जब हम इसको उठाना शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो सबसे छोटे रास्ते के साथ जो जो आपने बीड्स आपस में कनेक्ट किए हुए थे, तो जाहिर है ये इसका छोटा धागा इसके साथ कनेक्टेड है और इसके साथ लंबा धागा है। तो जब मैं इसको हवा में उठाऊंगी तो सबसे पहले हवा में तो ये पहुंचेगा। यानी कि जो डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे पहले हवा में उठाया जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जब आपने गेट्स को पिक किया है और ऊपर उठाया तो एक नई नोड ऊपर नमूदार हुई, और वो नोड कौन सी थी, जिसका गेट्स के साथ शॉर्टेस्ट धागा जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो अब ये चूंकि हवा में आ गई तो इसको भी हमने हरा कर दिया। फिर हम मजीद इसको ऊपर उठाते हैं। अब जब मजीद ऊपर उठाया तो जो आगे से ये जो हमारी जो नोड थी वो किसी और नोड के साथ जो कनेक्ट हुई थी, वो भी एग्जैक्टली शॉर्टेस्ट जो धागा जिसके साथ वो था वो इसने पहले ऊपर उठा लिया। तो डीएस की नोड पहले ऊपर उठ गई। अभी जो गेट से बाकी नोड्स के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है वो धागे लंबे हैं, इसलिए वो हवा में अभी तक उनकी नोड्स पहुंची नहीं। तो मजीद आगे गए तो आपने देखा कि जो डीएस के बाद जो यूनियन आ रहा था वो शॉर्टेस्ट धागा बन रहा था, वो फिर चार वाला लिंक ऊपर उठ गया और वो ग्रीन हो गया।
फाइनली फिर जब आपने मजीद ऊपर उठाया तो आपके पास ये जो 22 वाला लिंक था, यूनियन से डिश वाला धागा अभी भी जमीन पे लेटा हुआ है, जबकि इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन तक का जो आपके पास जो स्ट्रिंग की लेंथ थी वो छोटी थी, तो ये आपके पास आ गया। अब ये देखें, और ये सारी आपके पास वही वैल्यूज आपको मिल रही हैं जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बनी चाहिए थी। सो अगर हमने गेट से पकाट तक जाना हो तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 है। अगर हमने गेट से डीएस तक जाना हो तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 है। अगर गेट से यूनियन तक जाना हो तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 6 है। वाइस वर्सा, या जैसे ही देखें अगर हमने गेट से डिश तक जाना हो तो ये हमें पता है कि उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस टाइम पे 23 बन रहा है, क्योंकि यूनियन वाला जो रास्ता है ये चूंकि ज्यादा लंबा होगा, ये नीचे रह गया हुआ है, तो हम ये वाला रास्ता इख्तियार करेंगे और ये 22 जो है वो बन जाएगा, 23 बन जाएगा। और ये जो है वो आप यूं देखें कि एक किस्म का आपका ट्री बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ग्राफ्स को ट्री की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और शॉर्टेस्ट पाथ से है वो जितनी भी लेंथ इस ट्री की जो आप ऊपर से नीचे जाते हुए आ रहे होंगे वही इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अच्छा, अब स्टोरी ये हुई कि इसको कहानी तो हमने बड़ी अच्छी सुनाई कि हम हवा में उठाते जाएंगे, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये अब हवा में उठाएंगे कैसे। यानी कि जब कोड पेपर में लिखा हुआ आ जाएगा और पेपर के ऊपर ग्राफ बना हुआ होगा और आपको कहा जाएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें, तो फिर आप सारे क्या करना तो यही चाहिए कि पेपर हवा में उठा के देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो क्या बनता है। तो हमारे पास ना पेपर में धागे हैं, ना हमारे पास जो है ना वो ग्रेविटी, यानी कि उसको चेक करने के लिए कोई तरीकेकार है कि पेपर को ऊपर से नीचे फेंके और फिर उठाएं और फिर पता चले कि क्या हो रहा है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दायरा हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले की जो कड़ी है ना वो यही है कि जो डाइजेस्ट्रा का एल्गोरिथम है उसकी वर्किंग जो है वो इसी इंट्यूशन की बेस के ऊपर हो रही होगी, और उसके लिए हम एक एल्गोरिथम अभी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब डाइजेस्ट्रा को देखते हैं। तो फिर वही क्वेश्चन, कौन सारी नोड, नोड एक्स है, कोई भी नोड हो सकती है, हर नोड का हमने गेट से जो है ना वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम पहले अपनी कलर स्कीम डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सो जो लाइट ग्रीन कलर है उसका मतलब ये है कि ये नोड अभी अनटच है, इसको हमने अभी पिक नहीं किया, ना इसके मुतालिक कोई फैसला किया हमने। जो डार्क ग्रीन कलर है इसका मतलब है कि इसके मुतालिक जो फैसला है वो फाइनल है, लॉक कर दिया है कि जब इसका डिसीजन, इसका डिस्टेंस गेट के साथ फाइनल हो जाएगा तो दिस इज डन। हम इसको ग्रीन कर देंगे और इसको दोबारा नहीं छेड़ेंगे। इसी तरह से हम ये करेंगे कि हर नोड के ऊपर, अभी ये समझ लेते हैं कि चूंकि हमने आंखें बंद की हैं, शुरू से शुरू करना है, तो हर नोड तक जाने का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, हर नोड तक। तो गेट्स जहां से हमने शुरू करना है उसको हमने 0 कर दिया है, और गेट से बाकी हर नोड तक जो जाने का डिस्टेंस है वो हमने इन्फिनिटी कर दिया है। तो ये हमारा सबसे बेस्ट ओवर एस्टिमेट है, क्योंकि हमें नहीं ना पता कि कितना होगा, तो इसलिए हम सबको इन्फिनिटी कर देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन गेट्स एंड द वर्टेक्स वी। अच्छा, अब इसको हमने इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर दिया वो सारे वर्टिसेस जो गेट्स नहीं है, गेट्स को सिर्फ 0 कर दिया, बाकी सबको हमने वो कर दिया। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि हमने पिक किसको करना है जिन पे हम श्योर नहीं है अभी, यानी जो ग्रे कलर के आइटम्स होंगे, नोड्स होंगे, उनको हम पिक करेंगे। और वो जो आइटम्स हैं उनमें से भी किसको, अगर 2 3 की आपके पास ऑप्शन आ जाती है तो आपने उसको पिक करना है जिसके ऊपर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लिखा हुआ हो। ठीक है, यानी कि फर्ज करें कि आपके पास जो है ना वो जो यूनियन है, यूनियन के केस में आपके पास 2 ऑप्शन होंगी जाने की, डीएस या डिश की तरफ। तो आपको वो वाला रास्ता देखना होगा जिसमें ये वाला जो डिस्टेंस है वो सबसे कम हो इस टाइम पे। ठीक है, और ऑरेंज जो है इसमें वो हमारे पास वो नोड होगी जहां से हमने स्टार्ट लेना है, विच इज अवर करंट नोड यू। ठीक है, करंट नोड को हम क्या कहेंगे कि वो हमारा यू है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने नॉट शोर जो नोड है उसको पिक करना है जिसका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो। तो हमारे पास इस टाइम पे सारे जो डिस्टेंसेस हैं ये जो नोड्स के वो इन्फिनिटी हैं, जबकि गेट्स का जो है वो 0 है। तो इसका मतलब है कि हम गेट से जो है ना वो स्टार्ट लेंगे। तो जब हमने गेट से स्टार्ट लिया तो हमने इसके सारे नेबर्स देखने हैं। ठीक है, यू हमारे पास इस टाइम पे क्या है, गेट्स, और इसके नेबर्स जो है वो है वी। तो किस बेस के ऊपर हम आगे इनके डिस्टेंसेस को अपडेट करेंगे। सो लेट्स से कि यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि समझ आ जाए, गेट्स हैं और चूंकि इसके 2 नेबर्स हैं, तो एक पैकेट हमारे पास है V1
ठीक है, इसको P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो V2 है वो हमारे पास डिश है, इसको D से रिप्रेजेंट कर देता है। तो जब हम नोड 1 के ऊपर आए हैं, तो अब ये हमने वर्टेक्स 1 पिक किया जो पैकर्ड है, तो ये हमारा V हो गया, सही है। तो इसकी वैल्यू क्या इस टाइम पे, इन्फिनिटी। और जो डी यू है इसका डिस्टेंस हमें पता है हमारे पास 0 है, और जो एज का वेट है यू से पैकर्ड तक वो है 1। तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है इन्फिनिटी और 1 में से, तो वो है 1। हम क्या करेंगे, पैकेट का जो डिस्टेंस है उसको चेंज करके 1 कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 1। सो ये हमारा 1 सेट हो गया, ठीक है। फिर अगेन हमने जब डिश के ऊपर ट्राई किया, जो सेकंड उसका नेबर्स थे, क्योंकि सारे नेबर्स पे ट्राई करना है, तो हमारे पास जो गेट्स का जो यू था वो 0 था, एच लिंक हमारे पास 25 था और उसकी इन्फिनिटी थी, तो उसमें से मिनिमम पिक हुआ 25, तो डिश का भी 25 जो है वो सेट हो गया। अब चूंकि हमने गेट्स के सारे जो नेबर्स हैं उनको अच्छी तरह देख लिया है, तो उसको गेट को एक्सटेंड करके देख लिया, तो हम गेट को जो है ना वो अब ग्रीन कर देंगे। तो अब इसको श्योर मार्क करना है हमने, तो अब ये जो है ना वो ग्रीन कलर की हो गई है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, आप सोचें। यही सेम काम हमें दोबारा रिपीट करना है और मल्टीपल नोड्स के ऊपर करना है। अगेन हमने नॉट शोर नोड को पिक करना है, ठीक है। अब नॉट शोर नोड कौन सी है, ये पैकर्ड, डीएस, यूनियन और डिश। अब इसमें जो है वो उसमें से हमने स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इसका हो वो पिक करना है। तो इसका पैकर्ड का है, तो फिर हम जो है ना वो इसको पिक करेंगे, इसको हम ऑरेंज कर देंगे, और ऑरेंज करने के बाद वो प्रोसेस दोबारा ट्राई करेंगे जो हमने पहले किया था। हम इसके नेबर्स देखेंगे, नेबर्स कौन से हैं, नेबर्स इसके डीएस हैं, और इसका जो नेबर है वो है डिश। तो अब इसके ऊपर जो डिस्टेंस बनता है इसका 1 है, दिस इज अवर यू, और ये हमारे वी के तौर पे अब काम करना शुरू कर देंगे। तो u के ऊपर इस टाइम पे 1 है, h लिंक हमारे पास 1 है, ये इन्फिनिटी है, तो जो टोटल मिनिमम इनमें से वैल्यू है वो 2 है, तो ds की वैल्यू हम चेंज करके 2 सेट कर देंगे। और जो डिश की वैल्यू है उसको अगर हम देखें, तो u हमारे पास du 1 है, और h लिंक जो है वो 22 है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 23 सेट हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू जो है वो हमारे पास वी की जो है वो अब यहाँ पे 25 थी, और 25 और 23 में से जब मिनिमम पिक होगा तो डिश की वैल्यू जो है वो 23 सेट हो जाएगी। अब आप ये देखें कि यहाँ पे 23 आ गया है और डीएस में जो है वो 2 हो गया है। अब अगेन हम ये प्रोसेस जो है वो पिक करेंगे, क्योंकि जो पैकेट है हमारे पास वो पूरा हो गया है, तो हम इसको ग्रीन कर देंगे, और ग्रीन करने के बाद फिर हम नॉट शोर नोड पिक करेंगे। अब हमने ये देखना है कि डीएस को पिक करना है, यूनियन को या डिश को, तो सबसे छोटा जो जिसका डिस्टेंस है वो डीएस है, हमने इसको पिक किया, और इसके नेबर्स में हमने उसको करना है जो कि अभी नहीं हुए, तो वो यूनियन का भी नहीं हुआ था, तो जब इसका डिस्टेंस हमने यहाँ पे अपडेट किया, इधर हमारे पास 2 है, जो सॉरी यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी है, और डी यू हमारे पास इस टाइम डीएस है, तो ये 2 प्लस एच लिंक विच इज 4 6 है, तो यूनियन चेंज होके 6 सेट हो जाएगा। तो जब यूनियन 6 सेट हो गया हमारे पास, तो डीएस का काम भी खत्म हो गया, तो हम डीएस को ग्रीन कर देंगे। डीएस जब ग्रीन हो गया, अब हमने अगेन देखना है कि यूनियन को लेना है या डिश को लेना है, तो यूनियन का डिस्टेंस छोटा है, हमने 6 इसको पिक किया। इसके नेबर्स देखे, इसके नेबर्स में डीएस ग्रीन हो चुका था जिसपे हम श्योर है, हम उसको नहीं छेड़ेंगे। हमने डिश को अपडेट करके देखना है, तो यू जो है उसका डिस्टेंस 6 है, एज लिंक का 20 है, और डिश का जो डिस्टेंस है वो 23 है, क्योंकि अब ये वी है और ये जो है वो यू के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो इसमें से जो मिनिमम है वो 23 ही है, तो हम उसको अपडेट नहीं करेंगे और 23 ही रहने देंगे। तो ये देख लें, यूनियन को पिक किया, यूनियन नहीं, वो डिश का कोई डिस्टेंस अपडेट नहीं हुआ, इसलिए यूनियन ग्रीन हो गया, कोई चेंज नहीं आई। फाइनली अब एक ही नोड रह गया डिश, और इसके सारे चूंकि जो दोस्त अहबाब हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो सारे श्योर हो चुके हैं, तो इसलिए अब डिश भी जो है उसको भी हम ग्रीन कर देंगे, हमें मजीद कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। ये सिलेक्ट हुआ, फिर ये ग्रीन हो गया, क्योंकि सारे इसके नेबर्स हो चुके हैं। तो अब ये जो ग्राफ है ये आपको बता रहा है कि जो आपकी सोर्स गेट्स है इससे लेकर हर नोड तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है। तो हमने सिर्फ ये एल्गोरिदम एग्जीक्यूट किया, और आप देख लें कि ये वही टेबल का जो है ना वो वैल्यूज हैं जो कि आपको पहले हमने टेबल के अंदर दिखाई थी।
तो ठीक है, ये वही बात है कि व्हेन ऑल नोड्स आर श्योर, तो इसका मतलब है कि वो गेट से लेकर वी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिल गया, एंड इट इज शॉर्टेस्ट, सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब एल्गोरिदम को देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले सारे वर्टिसेस को हमने उनके जो कलर हैं उनको हमने नॉट शोर पे सेट कर देना है। सबके डिस्टेंस को कोई मैक्सिमम जो है ना वो सेंटिनल वैल्यू असाइन कर देनी है। सेंटिनल के स्पेलिंग में आपको लिख देती हूँ, सेंटिनल वैल्यू, यानी कोई भी ऐसा आप रख लें भैया जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, जो कि आप समझते हैं कि कभी पॉसिबल नहीं है होना, आप वो रखते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने इन्फिनिटी सोची है तो वो हमने रख दी है। सारे वर्टिसेस को सेट कर देना है, सिर्फ सोर्स को जीरो कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब तक कि नॉट शोर नोड्स की लिस्ट खाली नहीं हो जाती, आपने नॉट शोर लिस्ट को में से कोई भी एक पकड़ना है जिसका डिस्टेंस सबसे स्मॉल हो। फिर हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है उसके सारे नेबर्स के ऊपर। उन सारे नेबर्स, उस पर्टिकुलर जो आप के पास नोड है, जो सोर्स से आपकी डेस्टिनेशन तक, तो आपने डेस्टिनेशन जितनी भी बनती हैं डीवीज उसके नेबर्स की, वो सारे आपने इसके वेट्स अपडेट करने हैं। और जब अपडेट कर देंगे तो आपने यू को, जो सोर्स है, उसको श्योर मार्क कर देना है। और ये लूप चलाते रहना तब तक कि जब तक कि नॉट श्योर नोड्स खत्म नहीं हो जाती। और एंड पे फाइनली आपको जो है ना वो सारी नोट्स जो है ना वो अपडेट होके आपको पता चल जाएगा कि इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम योर सोर्स टू द डेस्टिनेशन। क्वेश्चन ये है, क्या ये चलता है? हाँ जी, हमने चला के देखा है, ये बिल्कुल चलता है। इसके ऊपर प्रूफ्स हैं लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये तेज है? अब इस बात का फैसला जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल के ऊपर चला गया है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। अगर आपको इसको किसी डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका डिफरेंट आउटपुट होगी। अगर किसी और से करते हैं, जैसे हीप से करेंगे तो कुछ और आएगा। अगर आप उसको लिंक लिस्ट या किसी और ट्री लाइक स्ट्रक्चर से करेंगे तो फिर इसका और जो है ना वो टाइम लगेगा। तो वो देखते हैं कि वो क्या हो सकता है। पहले सम अप कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कि जो हमारा एल्गोरिथम है, इट फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ्स। ठीक है, जिसके एजेस जो है, जिसके जो वेट्स हैं वो नॉन नेगेटिव होंगे। और चलते चलते जो है वो एक प्यारा सा ट्री जो है वो बनाता जाता है, जिससे हमें रूट पता चल जाता है कि किस रास्ते से जाएंगे तो हमें जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो मिल रहा होगा। अच्छा, अब रनिंग टाइम का अंदाजा लगाते हैं कि वो कितना होगा। आप इसको पॉज करके ना पहले खुद मैन्युअली चेक करें कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये नजर आ रही है हमें, ये तीनों जो लाइंस हैं ये तो सीधी सीधी कांस्टेंट है। ठीक है, एक यूनिट टाइम के अंदर ये एग्जीक्यूट हो रही है। ये भी यूनिट टाइम है, ये भी है, ये भी। ये वाला जो लूप है ये हमें पता है कि जितनी नोड्स होंगी उतनी दफा चलेगा। तो एटलीस्ट एन टाइम्स तो हमें चलेगा, क्योंकि हर वर्टेक्स को हमने बारी बारी लाजमी पिक करना होता है। अब उसके बाद जो हमारे पास हाई लेवल के ऊपर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ये एक्चुअली में कोई काम कर रही हैं। ठीक है, तो हमें ये अंदाजा लगाना है अभी कि जो अंदर की आइट्रेशन है पूरी, ये कितना टाइम लगा रही है ये एक आइट्रेशन। अब इस बात का फैसला किस तरह से किया जाएगा, वो ये देखा जाएगा कि जो अंदर आपने लाइंस लिखी हुई हैं ये किस, क्योंकि किस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ये चीजें सेव हैं, तो उसी हिसाब से फैसला होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो आपकी पास ये लाइन है, इसमें आपने ना स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जिस नोड का होता है ना, वो वाली नोड आपने पिक करनी होती है। तो अगर तो आपने इसको जाहिर है अरे के अंदर रखा हुआ होगा। ठीक है, तो अरे में रखा हुआ है, ये डिक्शनरी में रखा हुआ है, तो सिंपल की वैल्यू पेयर है, आपने की दी, आपको वैल्यू मिल जाएगी यूनिट टाइम के अंदर। अगर आपने इसको लिंक लिस्ट में रखा हुआ है तो बारी बारी सारी नोट सर्च होंगी और उनका डिस्टेंस चेक होगा, और फिर उसमें से आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिसका बन रहा होगा तो वो, तो ये एटलीस्ट एन टाइम्स ले लेगा। इसी तरह से हो सकता है आपने इसको बीएसटी के तहत अगर इम्प्लीमेंट इसमें सेव किया हो नोड्स को, तो वो तो डिस्टेंस के हिसाब से सेव किया हो तो वो इधर उधर आराम से नोड के बेस पे पहुंच के जो है वो लॉग की फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो ये जो बात मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो डाटा स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करेंगे उसी डाटा स्ट्रक्चर ने फैसला करना है कि डाइजेस्टर के एल्गोरिदम की जो रनिंग कॉस्ट है वो क्या होगी। तो यहाँ पे क्योंकि रैंडम सिलेक्शन है, फिर यहाँ पे नेबर सिलेक्ट हो रहे हैं, और इधर फिर मिनिमम जो है वो फाइंड आउट हो रहा है, यहाँ पे मिनिमम फाइंड आउट हो रहा है। तो ये तो खैर सिंगल यूनिट है,
फिर नेबर्स फाइंड आउट करना और इस तरह की चीजें। तो ये सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन है। अब आगे देखते हैं कि कौन से बेसिकली फंक्शंस हैं जो कि आ, ये टाइम का हमें बताएंगे कि कितना टाइम डाइजेस्टर को लग रहा होगा। तो इस सारी जो स्टोरी के बाद हमें कुछ ये समझ आ रही है कि तीन ऐसे फंक्शन जो है ना वो बन रहे हैं जो कि आपको ये बता रहे हैं कि ये किस तरह से डाटा स्ट्रक्चर में आपकी इंफॉर्मेशन गई हुई है। तो आपके एल्गोरिदम की जो टोटल कॉस्ट डिपेंडेंस है वो इन फंक्शंस के ऊपर है। जैसे एक तो ये कि जब आपने उसको स्मॉलेस्ट नोड ले ली है तो आपने उसको फाइंड मिनिमम का फंक्शन कितना टाइम ले रहा होगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। उसके बाद जब वो आपने फाइंड कर लिया तो उस नोड को तो निकाल देना है, वो कितना टाइम ले रहा होगा। और फाइनली जो है वो जो आपने उसको जो आपने उसका नेबर्स हैं सोर्स के, उसको आपने अपडेट किया है तो वो कितना टाइम ले रही है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो लिंक लिस्ट में तरतीब से पड़ी है तो उस नोड तक जाके उसको फाइंड आउट करके करना या वाइस वर्सा तो वो कितना टाइम ले रहा होगा। तो ये अब हम देखते हैं। तो इसको हम एक अंदाजे के मुताबिक ना कुछ इस शक्ल में लिख लेते हैं। अभी जूम करते हैं कि हमें नहीं पता कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने कहा जो टोटल कॉस्ट लगेगी आइट्रेशंस की, जितने जाहिर है वर्टेक्सेस होंगी बाहर वाले लूप की, ये वाइल का लूप ऊपर लगा हुआ है ना, उसकी जो टोटल अंदर की आइट्रेशन है इतना पोर्शन, ये हर आइट्रेशन सिंगल आइट्रेशन अबर एन आइट्रेशन, तो एन मल्टीप्लाई बाय सिंगल आइट्रेशन तो एन आइट्रेशन का टोटल टाइम हो जाएगा। इसके अंदर चूंकि तीन काम हो रहे हैं, फाइंड मिनिमम हो रहा है, फिर वैल्यूज अपडेट हो रही हैं सारे नेबर्स की, ठीक है। तो अब ये चूंकि कितने नेबर्स हैं, जितनी दफा ये कॉल होगा तो ये समेशन है, जितने नेबर्स होंगे उतनी दफा ये अपडेट का फंक्शन कॉल होगा। और फिर फाइनली जो है जब हमने उसको जो उस नोड को जिसको हमने मिनिमम फाइंड आउट किया और हमने उसको रिमूव करना है तो उसका जो टाइम होगा वो होगा। तो हम एक अंदाजे के मुताबिक लिख लेते हैं। सो जो बाहर तो हमें कंफर्म पता चल गया है कि बाहर एन नोड्स हैं क्योंकि एन दफा इटरेशन चलनी है। इसका मिनिमम का हमें फाइंड टाइम नहीं पता, रिमूव मिनिमम का भी नहीं पता, लेकिन नेबर्स को हम अज्यूम कर लेते हैं कि एम का एक फैक्टर लगा देते हैं समेशन से जान छुड़वाने के लिए कि एम रफली एक वैल्यू है कि इतनी दफा ऑन एन एवरेज या वैसे ही टी अपडेट की का जो है ना वो फंक्शन कॉल हो रहा होगा एवरी टाइम इनर लूप इस कांस्टेंट फैक्टर पे। इनर लूप का भी जो बेसिकली इनर लूप है जो आपका थर्ड लेवल बनता है, इनफैक्ट सेकंड लेवल ही बनता है, वो उसको हम एक एम फैक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसको देखते हैं कि अगर अरे इस्तेमाल होगी तो मिनिमम फाइंड आउट करने का टाइम भी एन है, मिनिमम रिमूव करने का टाइम भी एन है, क्योंकि फिर आपने चीज़ों को ज़रा आगे पीछे भी करना होगा अगर उस लोकेशन में से निकाल दिया तो। और उसको अपडेट करने का कांस्टेंट टाइम है, आपको पता है इंडेक्स पता हो आप डायरेक्टली जाके उसको वहां पे चेंज कर देते हैं। तो ये तो अरे को इस्तेमाल करने से अगर आप प्रीवियस अकरेंस के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करें तो आपको पता चलेगा कि वो कुछ ये वाली वैल्यू जो है वो बन रही होगी एन स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल एन स्क्वायर आपको लग रहा होगा अगर आप अरे को इस्तेमाल करते हैं तो। अगर आप रेड ब्लैक ट्री को इस्तेमाल करते हैं तो उसके फाइंड मिनिमम का जो टाइम है आपको पता है वो ट्री है तो लॉग है, उसमें से निकालने का जो आपको ये भी आपने पढ़ा है कि रेड ब्लैक ट्रीज में से जब हम ट्री जब नोड्स को डिलीट करेंगे तो वो दोबारा से फिक्स अप कॉल होता है, उसका पूरा ट्री रीसेट होता है, रीएडजस्ट होता है। तो वो जो है वो भी हमारे पास लॉग में टाइम लेता है। इसी तरह से अपडेट की अगर आपने अपडेट करना हो तो वो भी लॉग में टाइम लेता है। अगर इन सबको हम उस रेफरेंस में डालें तो हमारे पास जो है वो टोटल टाइम रफली जो है वो लॉग एन की शक्ल में निकल आता है। तो ये अरे से बेहतर है अगर हम रेड ब्लैक ट्रीज को इस्तेमाल करते हैं डाइजेस्ट्रा की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो अच्छा, हमारे पास एक और डाटा स्ट्रक्चर भी है हीप, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने बेसिकली पढ़ना है आगे। तो हीप होता क्या है, बेसिक वो भी एक ट्री है, ठीक है, और लेकिन वो भी एक प्रॉपर्टी मेंटेन करेगा। जैसे मैक्स हीप होते हैं, मिन हीप होते हैं। इस पर्टिकुलर केस में अगर ये प्रॉपर्टी है कि जो टॉप का एलिमेंट है या जो जो भी नोड है वो अपनी चिल्ड्रन से हमेशा छोटा होगा। तो 0 is smaller than 2 and 3, इसी तरह से 2 is smaller than 6 and 5, 3 is smaller than 4 and 10। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो अक्रॉस द ट्री मेंटेन होती है। अब ये भी इन तीनों ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, इसमें से मिनिमम ढूंढना, मिनिमम रिमूव करना और अपडेट करना किसी की वैल्यू को। तो ये इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कैसे करना है, लेकिन अब ये देखते हैं कि हीप के साथ हमें क्या फायदा मिल सकता है हमारे एल्गोरिदम में।
सो लेट्स से कि हमने हीप की एक टाइप इस्तेमाल की है और उसमें मिनिमम फाइंड आउट करने का जो कॉस्ट है वो सिंपल यूनिट है, और मिनिमम को रिमूव करने का टाइम log n है, और की को अपडेट करने का टाइम जो है ना वो यूनिट 1 है। अब इस पर्टिकुलर टाइम में आप देखें तो आपका जो रनिंग टाइम है वो log n जो है वो हो जाता है। और अगर इसको आप जो आपके पास मैं दे दूंगी पाइथन की नोटबुक्स में, अगर आप कोड चला के देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि डाइजेस्ट्रा का एल्गोरिदम जब मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ होके बनाया जाता है, इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, तो आप ये देख रहे होंगे कि जो ब्लू वाला है वो अरे के साथ है, वो तकरीबन क्वाड्रेटिक बिहेवियर है, यानी बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। जो ये है येलो कलर में वो हीप के साथ है, जो तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता लीनियर के तौर पे जरा बिहेव कर रहा है, लीनियरली जा रहा है। और जो बीएफएस है वो सबसे बेहतर आपको जो है ना वो ये सबसे जल्दी जो है वो आपको चला के दिखा रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करके। तो डाइजेस्ट्रा जो है वो कई जगह पे इस्तेमाल होता है, इसमें से एक हमारे पास एग्जांपल ये कि वो एक प्रोटोकॉल है OSPF, शायद कभी आपने नाम भी सुना हो, विच इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये राउटिंग का प्रोटोकॉल है, यानी कि जब आपने नेटवर्क्स पे पैकेट्स भेजने होते हैं तो पैकेट्स भेजने के लिए भी ज़रा आपको ये देखना है कि इस पर ये इतने सारे राउटर्स जो लगे हुए हैं, तो इस तक पहुंचने का जो पैकेट अगर भेजना है तो हम किस रास्ते से होके इसको यहाँ तक भिजवाएं, इस रास्ते से या इस रास्ते से या इस रास्ते से। तो ये वाला जो डिसीजन है, अगर हम उस पर डाइजेस्ट्रा का एल्गोरिथम रन करते हैं तो हमें हर राउटर से हर दूसरे राउटर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ पता चल जाता है, जिससे ये होता है कि हम फिर उसी रास्ते के थ्रू भेजते हैं जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। लेकिन इसमें कुछ मसाइल भी हैं जिसको हम आगे देखते हैं, जैसे कि नॉन नेगेटिव वेट्स तो हमें अलाउ ही नहीं है, सही है। दूसरी बात यह कि अगर किसी भी जगह का वेट चेंज होता है, किसी भी लिंक का वेट चेंज होगा, तो हमें पूरा एल्गोरिदम दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ताकि हमें दोबारा से पता चल सके कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो वो भी एक जाहिर है एक एक मुश्किल काम जो है ना वो हो जाता है। तो इसी सिलसिले में हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिदम्स आते हैं, लेकिन हमारे स्कोप में बस मेरा मकसद ये था कि मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि चीज़ें जो है वो इस तरह से भी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का एक फ्लेवर मैंने आपको दे दिया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेलमैन फोर्ड का जो लेक्चर है वो भी इड्यूको के ऊपर अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। तो कुछ फायदे हैं उसके, कुछ नुकसान हैं। डाइजेस्ट्रा से स्लो है, लेकिन ये कि नेगेटिव वेट्स को भी हैंडल कर लेता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें प्रोवाइड कर देता है अगर वेट चेंज होता है तो डाइजेस्ट्रा में तो हमें री एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ये हमें थोड़े ऑप्शन भी दे देता है। तो ये आपकी मर्जी है, इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं, हमने दो एल्गोरिदम्स देखे हैं, बीएफएस को देखा था, डाइजेस्ट्रा को देखा है। बीएफएस में हमें पता है अगर हम उससे एग्जीक्यूशन करवाना शुरू करें तो हमारे पास उसके एजेस और उसके नोड्स वो टोटल मिला के उसका जो है वो टाइम बनता है, ये उसका फायदा है। और उसमें लेकिन ये है कि अनवेटेड ग्राफ्स हैं, अगर ग्राफ्स को वेटेज मिल जाता है तो फिर वो उसको अकोमोडेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर नोड के सारे चिल्ड्रन को जो है वो एक्सप्लोर करता है। तो जबकि जो डाइजेस्ट्रा है वो वेटेड ग्राफ्स के ऊपर हम चला सकते हैं, तो हम उसके वेट के हिसाब से जो है ना वो डिसीजन लेंगे, और इसकी कॉस्ट अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो वो भी लॉग की फॉर्म में आपको मिल जाएगी, लेकिन इसमें नेगेटिव वेट्स अलाउ नहीं होते। दूसरा ये कि आपको थोड़ी सी चेंज के साथ जो है वो इसके सारे वेट्स को अपडेट भी करना पड़ता है।